हिमालय टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका सबै दर्शकमा म दयाराम अग्रवालको अभिवादन। अहिले हामी विशेष कुराकानीमा छौँ र यहाँ सबैले थाहा नै छ हामी हालसालै भूकम्पको चपेटमा परेका छौँ र त्यो चपेटबाट बाहिर आउन सकिरहेका छैनौँ अझै। आज मसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेपालका लागि भारतका राजदूत रञ्जित रे। उहाँसँग विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो नेपाल में भूकंप आया था उस समय आप कहाँ थे? जी, वो सैटरडे का दिन था और हम अपने निवास पर ही थे जब ये इतना तेज़ भूकंप आया। कहीं बाहर जाने का हमारा प्रोग्राम था कि कहीं घूम के आएँ, कॉफ़ी पी के आएँ, और ये भूकंप आया उस वक्त। और उसका जो बहुत तेज़ भूकंप था, ऐसा हमने कभी महसूस भी नहीं किया था पहले। तो फ़ौरन ऐसा लगा कि इससे काफ़ी नुकसान हुआ होगा कंट्री में। वो तो बाद में पता चला कि भारत तक, नई दिल्ली तक इसका असर जो है पड़ा। और जैसे ही भूकंप आया उसके बाद कि आपकी अपनी मनोदशा या कहूँ एम्बेसी फैमिली की क्या स्थिति थी? भूकंप के तुरंत आने के बाद तो हम लोग नीचे आए और सबसे जो पहले मेरे दिमाग में जो बात आई वो ये थी कि जो हमारा एम्बेसी का कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे हमारे इतने परिवार रहते हैं, उन लोगों की खुशहाली जानने के लिए मैं निकला। और फिर बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि एक हमारा सदस्य यहाँ, एक जो हमारे एम्प्लॉय थे, उनकी वाइफ की डेथ हो गई यहाँ पे, और एक उनकी बेटी की डेथ हो गई और वाइफ को काफ़ी गंभीर चोट भी लगी है। तो ये बहुत एक अफसोस की बात थी। पर जो इतना बड़ा भूकंप था उससे तुरंत ये लगा कि पूरे नेपाल में उससे काफ़ी क्षति हुई होगी। और जैसे आप नेपाल में भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हैं, तो उस जिम्मेवारी के नाते आफ्टर द क्वेक आपने क्या एक्शंस लिए? देखिए, मैंने तो एक्शंस लिए, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त भूकंप आया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अपनी गाड़ी में जा रहे थे और वो गाड़ी भी हिली। भूकंप जब आया, दिल्ली में असर पड़ा, तो उन्होंने पता लगवाया कि इसका एपिसेंटर कहाँ है। जब उन्हें पता चला कि ये नेपाल में है, तो उन्हें तुरंत फैसला किया कि भारत को मदद करने के लिए अग्रसर होना पड़ेगा। और उनको लगा कि इससे नेपाल में काफ़ी क्षति हुई होगी। फ़ौरन इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, फैसला किया गया कि भारत सरकार की तरफ से जो भी मदद नेपाल को चाहिएगी इस आपदा को डील करने के लिए हम लोग देंगे। और हाई लेवल पॉलिटिकल कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया गया माननीय नेपाल के राष्ट्रपति जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से। नेपाल के प्रधानमंत्री जी जो थे वो बैंकॉक में थे उस समय, लौट रहे थे इंडोनेशिया से, उनसे भी संपर्क हुआ। मेरी भी चर्चा हुई। और इस तरह मैं ये कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि 4 घंटों के अंतर्गत हमारी टीम जो है, सहायता की जो टीम थी, सर्च एंड रेस्क्यू की टीम थी, और जो हमारी मिलिट्री और एयरफोर्स की टीम्स थी, तैयार थीं। और 6 घंटे के अंदर फर्स्ट टीम्स जो हमारी हैं वो काठमांडू पहुंच गए। तो उनके आने के बाद का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जो भी उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे, कैसे क्या रहा? देखिए, इस तरह का जब कैलामिटी होती है तो सबसे पहला जो काम करना पड़ता है वो है कि जो जीवित लोग हैं रबल के अंदर, मलबे के अंदर, उनको बचाया जाए। तो हमारा जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, ये स्पेशलाइज करता है सर्च एंड रेस्क्यू में। तो इसकी हमारी तुरंत यहाँ टीम्स आ गईं और वो यहाँ 8-9 दिन तक रहीं। और उस दौरान मेरे ख्याल से टोटल नंबर ऑफ लाइव पर्सन्स 16 निकले। दुनिया भर की सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स थी, जिसमें से 11 जीवित लोगों को हमारी एनडीआरएफ की टीम्स बचा पाईं। और मुझे लगता है ये एक अच्छी उपलब्धि भी है, क्योंकि वो लोग जल्द से जल्द आ पाए। और अब वो सर्च एंड रेस्क्यू फेज़ अब समाप्त हो गया है। अब जो दूसरा फेज़ है कि वो जो मलबा है उसको हटाना है, उसके लिए अब इंजीनियरिंग टीम्स चाहिए, हेवी इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि अब जीवित लोगों के मिलने की संभावना तो करीब ख़त्म हो गई है। तो अब ये
इंजीनियरिंग टीम्स यहाँ काम कर रही हैं, और साथ ही साथ जो रिलीफ का सिलसिला है, जो पूरा रिलीफ है, चाहे शेल्टर है, चाहे खाना है, चाहे पानी है, इस पे फोकस है। और इसके तुरंत आगे अब मानसून का मौसम शीघ्र आने वाला है 6-8 हफ्तों में। उससे पहले जो जो नेपाल सरकार की प्राथमिकताएं होंगी उसमें भारत सहयोग करेगा। और अभी जो रेस्क्यू टीम इंडिया से आई या फिर मीडिया आया, उसके लिए जो नकारात्मक रूप से जो प्रचारबाजी हो रही है या हुई है, उसमें आप क्या देखते हैं? कितनी सत्यता है और कितनी बातें गलत है? देखिए, मुझे लगता है कि लोगों को गलतफहमी भी होती है। तो सर्च एंड रेस्क्यू का जो फोकस है वो इनिशियल फेज में होता है। एक दफ़े जब, जैसे मैंने कहा, संभावना नहीं होती किसी लाइव पर्सन को मिलने की, तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। तो जब सर्च एंड रेस्क्यू फेज समाप्त हो जाता है तो उसके बाद किसी भी कंट्री के सर्च एंड रेस्क्यू टीम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए जब ये सर्च एंड रेस्क्यू फेज समाप्त हुआ तो जितनी भी सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स थी वो डी-इंडक्ट हो गई और अपने देशों के लिए रवाना हो गई। तो नेचुरल प्रोसेस है। अब फोकस जो है वो दूसरे इश्यूज पे आया है। तो ये जो इसको इस तरह बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे मीडिया लिख रही है कि हमने फला देश की टीम को वापस भेजा है या ये किया है वो किया है, मुझे लगता है कि ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि ये तो नेचुरल डेवलपमेंट है, इसमें कोई बड़ी पॉलिटिकल इशू तो है नहीं है। जब काम खत्म हो गया तो नेचुरली टीम वापस जाएगी। लेकिन जब वो टीम यहाँ काम कर रही थी, या समझ लीजिए एयरफोर्स जो एयरपोर्ट से रेस्क्यू का काम कर रहा था, उस समय में कुछ बातें ऐसी आ रही थी जिससे लग रहा था कि एयरपोर्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में है या एयरफोर्स के, उस इंडियन एयरफोर्स के अंडर में चल रहा है। ये क्या ये बात कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन था क्या? नहीं, देखिए, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है तो पूरे सिस्टम्स को एक्टिवली और प्रॉपर्ली स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा समय लगता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। 1-2 दिन थोड़ी शायद दिक्कतें रही होंगी, पर भारतीय सर्च एंड रेस्क्यू टोली और हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस थे, नेपाल की सेना, नेपाल की सिविलियन अथॉरिटीज़, अच्छा तालमेल हुआ, अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ। इसीलिए ये टीम्स यहाँ आ पाई जल्द से जल्द और अपना काम शुरू कर पाई और लोगों को बचा पाई और राहत पहुँचा पाई। तो कुछ ना कुछ अगर तालमेल में प्रॉब्लम्स रही होंगी तो उसको रिजॉल्व करना है। और मैं ये नहीं कहता कि इस संकट के माहौल में सब कुछ परफेक्ट होगा, पर प्रयास ये रहा कि अगर कोई कठिनाइयां हैं तो उनको दूर किया जाए। होता क्या है कि मीडिया थोड़ा सेंसेशनलाइज कर देती है, तो ये तो मीडिया अपना करती है तो वो हम भी समझते हैं, बट जो रियलिटी है वो ये है कि एक संकट का समय था। भारत भी, नेपाल भी और सारे हमारे जितनी अथॉरिटीज़ और एजेंसीज सब चाह रहे थे किस तरह राहत शीघ्र से शीघ्र पहुंचाया जाए, और उसमें मुझे लगता है काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। और जो मैं सर्च एंड रेस्क्यू का आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स जो हैं काठमांडू, भक्तपुर और स्वयंभू एरिया में डिप्लॉयड थी, और साथ ही साथ आर्मी और एयरफोर्स की टीम्स जो थी वो हेलीकॉप्टर्स लाए, तकरीबन 13 हेलीकॉप्टर्स, उसमें मी-17 भी हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी हैं। ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं राहत सामग्री काठमांडू और पोखरा से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ले जा रहे थे। वहाँ से जो इंजर्ड लोग थे या जो और जिनको इवैक्यूएट करना था उनको निकाल रहे थे, लार्जली नेपाली, उसमें इंडियंस भी जो फंसे हुए थे उनको निकाला, फॉरेनर्स जो थे उनको निकाला। तो इस तरह का ये जो कार्य था वो चलता रहा, और बहुत सॉर्टीज, ऑलमोस्ट मोर देन 300 सॉर्टीज वर डन बाय द एयरक्राफ्ट, और बहुत राहत सामग्री पहुंचाई गई और बहुत लोगों को बचाया गया। जो इंजर्ड थे उनको निकाल के हॉस्पिटल्स में ले जाया गया। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बहुत पॉजिटिव एफर्ट रहा है, और आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये पूरा जो काम है इट वॉज अंडर कोऑर्डिनेशन ऑफ द नेपाली गवर्नमेंट एंड द नेपाली आर्मी। पूरा जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन था वो नेपाल सरकार का था, और उसके अंतर्गत जितने भी भारत के सुरक्षाकर्मी थे या और देशों के थे काम कर रहे थे।
और ये जो रेस्क्यू के टाइम में जो जिन लोगों को आह्वान किया गया था कि जो भी अगर इंडिया जाना चाहे तो उसे हम लेके जाएंगे, तो उसमें ऐसी भी कहीं कोई बात थी क्या कि सिर्फ भारतीयों को ले जाएंगे या नेपालियों को नहीं, या और किसी नेशनल्स को नहीं? देखिए, ऐसी बात नहीं थी, पर शुरू के फेज में आपको याद होगा कि जो एयरपोर्ट पे बड़ी भीड़ हो गई थी और लोग डरे हुए थे, लोगों को लग रहा था पता नहीं और अर्थक्वेक आएगा नहीं आएगा, तो हम लोगों का प्रायोरिटी था कि जो वृद्ध लोग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, जो इंजर्ड हैं, उनको ले जाना है। तो ये प्राथमिकता थी। हुआ क्या कि जैसे आप जानते हैं नेपाल में तो बहुत भारतीय लोग रहते हैं, तो बहुत लोगों ने हमें कांटेक्ट किया कि हम जाना चाहते हैं। तो उसके इतने तादाद में लोगों को एयर से ले जाना तो संभव नहीं था। तब हमने ये जो लैंड रूट से बसों का प्रबंध किया और तिल गंगा से कई हजार जो हमारे भारतीय नागरिक थे जो वापस अपने देश जाना चाहते थे, उन लोगों को असिस्ट किया कि वो लोग बस के माध्यम से इंडिया पहुंचे। तो इसमें जो नेपाली जाना चाहता था उनको रोका भी गया था क्या? नहीं, देखिए, जो भारत सरकार का फर्ज और कर्तव्य है कि यहां त्रासदी आई है, भारतीय लोग जो इंडिया जाना चाहते हैं वो जाएं, और जो नेपाली लोग जो जाना चाहते हैं, ओपन बॉर्डर है और माध्यम भी हैं जाने के। नेपाल के जो इंजर्ड लोग थे या जिनको कोई खास तौर की कठिनाई थी या बीमार थे, जिनको हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट चाहिए था, उनको हमने एयर से इवैक्यूएट किया। और ये अब ये तो हुआ एक पार्ट जो रेस्क्यू का था। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आगे, एक तो आपने जैसे बताया मानसून आ रहा है और जो त्रासदी हुई है, जो डैमेजेस हुए हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है। अब उसको इंडिया कैसे हेल्प कर रही है नेपाल? देखिए, हम जैसे मैंने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो है उसका ये दृढ़ निश्चय है कि जो भी सहायता नेपाल चाहेगा, जो नेपाल की ज़रूरत है, जितनी हमारी क्षमता है उसके बेसिस पे हम उसको पूरा करेंगे। तो एक तो पॉलिटिकल, हाई लेवल पॉलिटिकल कमिटमेंट है टू सपोर्ट नेपाल इन दिस टाइम ऑफ ग्रेट नीड एंड डिस्ट्रेस। और मॉनसून अब आ रहा है तो कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मुझे लगता है, और हमारी यहाँ बातचीत भी हुई है आपके प्लानिंग कमीशन में। अब देखिए, सबसे पहले तो शेल्टर का सवाल है। जिन लोगों के मकान चले गए हैं उन लोगों को शेल्टर चाहिए। अभी तो टेम्परी शेल्टर मिल रहा है तिरपाल वगैरह के थ्रू, मॉनसून आ जाएगा तो तिरपाल भी नहीं काम करेगा, तो टेम्परी शेल्टर चाहिए। दूसरा, जैसे काठमांडू, भक्तपुर और जगह कितनी बिल्डिंगें गिर गई हैं या क्रैक्स आ गए हैं, लोगों को ये पता होना जरूरी है कि भाई ये सेफ है कि नहीं है, मॉनसून आएगा तो क्या असर पड़ेगा। तो उसका एक सर्वे करना होगा और वो सरकार आपकी कर रही है इंजीनियर्स के साथ। आपने देखा होगा कि रोज आ रहा है कि इतनी बिल्डिंग ठीक है, इतनी बिल्डिंग ठीक नहीं है, तो वो भी बहुत एक ज़रूरी काम है। तो शेल्टर का जो एक इशू है बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा जो इशू है, मॉनसून के पहले राइस का सोइंग सीजन आता है, और ये जितने आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये क्वेक आया है, इफेक्ट पड़ा है, सब कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। तो ये देखना है कि जो सीड्स वगैरह हैं राइस के लिए वो लोगों को उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि लोगों को अपना नॉर्मल लाइफ जो है उसके अंतर्गत सेल्फ सस्टेनिंग होना पड़ेगा, नहीं तो रिलीफ एफर्ट बहुत लंबा चलेगा। तो एग्रीकल्चर को किस तरह रिवाइव किया जाए, इसमें मवेशियों का भी इशू है। चौथी बात, पहाड़ हिल गए हैं, जब ये इतना बड़ा अर्थक्वेक, पहाड़ हिल गए हैं, लैंडस्लाइड्स आने का डर है, खासतौर जब मॉनसून आएगी वो नुकसान दे सकती है। तो ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है और किस तरह वो प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया जाए। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट पीरियड में ये सारे प्रायोरिटीज हैं जो नेपाल सरकार डिसाइड करेगी, और जहाँ तक भारत का सवाल है हम पूरा सहयोग करेंगे। और हमने कुछ ऐसे पिक्चर्स भी देखे थे जहाँ आप खुद जा रहे थे, लोगों के बीच खाना वाना खिलाया जा रहा था, वो क्या, किस तरीके से चला वो चीज़? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट तो नेपाल सरकार के तहत हो रहा है, और जो भी भारत से रिलीफ सामग्री आ रही है, या तो वो प्लेन से आ रहा है तो आपका जो एयरपोर्ट पे वेयर हाउस है वहाँ जाता है, या ट्रक से आता है तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में सीडीओ को हैंड ओवर किया जाता है। अभी बुद्ध जयंती का अवसर था तो हमें लगा कि सॉलिडारिटी दिखाने के लिए बहुत अच्छा होगा कि
जो खासतौर जैसे स्वयंभू एरिया है या और जगह हैं, वहाँ पे हम लोग अपनी सांत्वना लोगों के साथ दिखाएं, अपनी सॉलिडारिटी दिखाएं कि भारत की सरकार और भारत की जनता जो है नेपाल के इस बड़े कठिन समय में साथ में है। तो मैं लंगर में भी गया, हमारी कई लंगर की टीम्स आई हुई हैं, और इतना अच्छा लगा वहाँ लोगों से मिल के, बात करके, उनके साथ बैठ के। तो बहुत एक पीपल टू पीपल लेवल पे मुझे ऐसा लगा कि इतना हमारा क्लोज रिलेशनशिप है कि एक दूसरे के हम लोग दुख सुख में साथ हैं। तो ये भावना थी हमारी कि इस संकट के समय भारत की जनता, भारत की सरकार नेपाल के साथ है। ये जो आपने अभी पीपल टू पीपल रिलेशन जो बताया, ये ऐसा क्यों होता है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरा प्रयास करती है, फिर भी लोगों में वो चीज का अंदर आत्मसम्मान क्यों नहीं आ पा रहा है? कहाँ गलती हो रही है? देखिए, मुझे लगता है लोगों में तो इतना पॉजिटिव फीलिंग है, क्योंकि मैं तो बहुत लोगों से मिलता हूँ, पर कहीं ना कहीं देखिए जो रिलेशनशिप है भारत और नेपाल की, एक बड़ी अनोखी रिलेशनशिप है, इतनी क्लोज रिलेशनशिप है, इतनी इंटेंस रिलेशनशिप है। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकते हैं। देखिए, किसी परिवार में भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होते हैं, पर कहना मैं ये चाहता हूं कि इतना स्ट्रांग हमारा रिलेशनशिप है कि कुछ भी अगर खिटपिट अगर होती भी है तो मिल बैठ के बातचीत करके, जैसे एक परिवार में होता है, तो हम लोग उसका समाधान कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, और कभी कभी कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिसको हम लोग मिल बैठ के बातचीत करके समाधान करते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कि ग्राउंड रियलिटी में रिलेशन में कोई कमी नहीं है जी, इन्फ्लेट हो जाता है, ये कह रहे हैं आप? कभी कभी। हालांकि मुझे लगता है कि ओवरवेलमिंग सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। कहीं इक्का दुक्का कुछ ग्रुप्स हैं या कोई एलिमेंट्स हैं जो इस तरह का बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, तो वो तो होता है, हर कंट्री में होता है, हर डेमोक्रेसी है, आप भी हैं, हम भी हैं, सब लोगों का अपना फ्री थिंकिंग है, जो वो कहना चाहें, जो उनकी सोच है, हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और जैसे भारत की कई संस्थाएं यहाँ लोकल में नेपाल में काम करती हैं, उन संस्थाओं के मार्फत अब आगे क्या प्लान्स है जो आप करना चाहो? बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखिए, इतनी हमारी संस्थाएं हैं जिनके काउंटर पार्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये जो रिलीफ एफर्ट है ये केवल भारत सरकार का नहीं है, या केवल जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका नहीं है। ये तो भारत में इतने लोगों में सहानुभूति है नेपाल के लिए, इतनी एनजीओज, इंडिविजुअल्स हमें कह रहे हैं कि हम आके हेल्प करना चाहते हैं, हम सामान भेजना चाहते हैं, हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बताइए हम कैसे करें। तो एक ओवरवेलमिंग सिंपैथी और सपोर्ट है नेपाल के लिए पूरे भारतवर्ष में, और हम इसको, इन लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप जो भी आप कर सकते हैं नेपाल के लिए आप करें। लेकिन अब ये हमें एक चीज बता दीजिए जरा कि सॉलिड में जैसे अभी तक जो भी राहत का काम हुआ, वो जैसे आपने बताया इमीडिएट रिलीफ की बात थी, अब आगे जो है वो ज्यादा जिम्मेवारी वाला काम रहेगा। तो सॉलिड में क्या चीज है जो आपकी संस्थाएं जो यहाँ काम करती हैं, या काउंटर पार्ट्स कह लें उनको करना चाहिए? देखिए, अभी उनका फोकस रिलीफ पे है, और तकरीबन मुझे लगता है 5000 टन के लगभग रिलीफ सामग्री आ चुकी है। बाय एयर थोड़ी आई, मेजर रिलीफ सामग्री जो है वो ट्रक्स के माध्यम से लैंड रूट पे आ रही है, चाहे तो रक्सौल बीरगंज से या सुनौली भैरवा से। तो ये सामग्री जो आई है, ये आपके यहाँ एक प्रोसीजर बनाए कि किस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, एनजीओ टू एनजीओ का क्या प्रोसीजर है, सरकार टू सरकार का क्या प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के मार्फत ये काम चल रहा है। और रिलीफ का काम जो है मुझे लगता है अभी चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं जो पीड़ित हैं, और उन तक रिलीफ पहुंचाना, और यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र है, और आपको पता है कि इतने दुर्गम क्षेत्र हैं, और जो गांव हैं दूर दराज के इलाके में, एक घर एक पहाड़ पे है, दूसरा घर कहीं और है। तो ये रिलीफ का काम तो बहुत कठिन भी काम है, और जब मानसून सीजन आएगा तो और मुश्किलात भी आएगी, क्योंकि हवाई जहाज से ले जाना इतना आसान नहीं होगा, हेलीकॉप्टर से। तो मुझे लगता है ये रिलीफ फेज अभी चलेगा, इसमें एनजीओज का और सरकारों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बना रहेगा। इसके बाद जो है वो रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी का फेज आएगा।
वो तो है कि पूरी इकोनॉमी का किस तरह रिकवरी हो। जैसे देखिए टूरिज्म जो है उस पे असर पड़ा है, क्योंकि बहुत बुरा असर पड़ेगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, काठमांडू वैली में है, भक्तपुर है, हनुमान ढोका है, पाटन दरबार है, चांगू नारायण, कितना डैमेज हुआ है। ट्रेकिंग इसमें माउंटेनियरिंग में देखिए, तो किस तरह ये टूरिज्म वापस इसको लाया जाए, तो ये थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में होगा। एग्रीकल्चर को कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में पे डिपेंडेंट है, उस पे काम करती है। तो रिहैबिलिटेशन और रिकवरी फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज होगा, जो चलेगा 3 से 5 या उससे भी अधिक साल, और उसमें भी भारत का पूरा सहयोग रहेगा। और आपने खुद भूकंप आने के बाद में कुछ साइट्स तो जरूर विजिट की होगी, चाहे काठमांडू लोकेलिटी में हो या काठमांडू से बाहर हो। आपने फिजिकली क्या देखा, कैसी पोजीशन? देखिए, मैंने एक तो मुझे मौका मिला यहाँ गोरखा जाने का, जो एपिसेंटर है बारपाक में। हेलीकॉप्टर से हमने दौरा किया और हमने देखा किस तरह की त्रासदी है। गांव के गांव नष्ट हो गए हैं, और बारपाक में भी कितने मकान जो हैं गिर गए हैं। और उससे एक एहसास हुआ कि क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, क्या आगे। इधर काठमांडू वैली में भक्तपुर में मैं गया, कितना वहाँ पे डैमेज हुआ है भक्तपुर में। हनुमान ढोका में तो है ही, पर भक्तपुर में इतने घर गिरे हैं, इतने लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं अभी। और तो भक्तपुर में भी हमारा फोकस है, और वहाँ पे लंगर लगे हुए हैं, हमारी इंजीनियरिंग टीम्स भी वहाँ पे काम कर रही हैं। तो कई जगह स्वयंभू में गया और वहाँ के लोगों से भी बातचीत हुई। स्वयंभू में भी काफ़ी डैमेज है, तो डैमेज तो बहुत बड़े पैमाने पर है और काफ़ी समय लगेगा। पर मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इससे जो है नेपाल और स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड और अच्छा रीडेवलप और रिकंस्ट्रक्ट होगा। और अभी अगर कोई भी रेस्क्यू के लिए या रिलीफ के लिए भारत सरकार या इंडियन एम्बेसी में अगर संपर्क करना चाहे, तो उसके लिए आपने क्या मैकेनिज्म बना रखा? देखिए, अब रेस्क्यू का फेज तो समाप्त हो गया, अब रिलीफ का फेज है, और हमारा कंट्रोल रूम चल रहे हैं, चाहे विदेश मंत्रालय में दिल्ली में, चाहे इंडियन एम्बेसी में। ये हमारी वेबसाइट पे भी हैं, कोई भी हमें संपर्क कर सकता है। बट मैं आपके दर्शकों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब ये रेस्क्यू फेज समाप्त हो गया। अब रेस्क्यू में हम की बात नहीं कर रहे हैं, अब जो है वो रिलीफ का है और फिर रिहैबिलिटेशन का। जाते जाते अब आप हमारे दर्शकों को या हमारे टेलीविजन के माध्यम से नेपाली जनता को क्या कहना चाहिए? मैं ये ही कहना चाहता हूं कि इस त्रासदी के समय में भारत आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकवृन्द, अहिले हामी कुरा गर्दै थियौँ नेपालका लागि भारतका राजदूत महामहिम रञ्जित रेजीका साथमा, र यहाँहरूले सुन्नुभयो कि जति प्रचारमा कुराहरू आएका छन् नकारात्मक, त्यति सायद होइनन् कि यसतर्फ पनि हामी एकपटक विचार गरौँ। र उहाँले भारत सरकारको तर्फबाट जुन प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छ पुनर्निर्माणका लागि, त्यसमा पनि ठुलै सहायता र ठुलै सहयोग हुनेछ भन्ने आशा गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।